नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 1 के इस कोर्स में जिसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का ये लेक्चर। तो जैसे मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको जानकारी दी थी, ये कोर्स बेसिकली एक एडवांस टॉपिक्स है वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में। अगर आपको ज्ञात होगा, मैंने ये एक फंडामेंटल्स टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स लास्ट सेमेस्टर ऑफर किया था, जिसमें हमने फंडामेंटल लेवल अंडरस्टैंडिंग एक वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ा था मॉड्यूलेशन स्कीम्स के बारे में पढ़ा था, चैनल फीडिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, साइसो सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, OFDM के बारे में पढ़ा था। और ये कोर्स एक एडवांस लेवल कोर्स है जहां आपको और अत्यधिक जानकारी एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में प्राप्त होगी। तो जैसे मैंने बताया, ये कोर्स लेना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है अगर आपको एक एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करनी है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। ये एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आजकल के सिस्टम्स के अगर आपको जानकारी होगी, जैसे अगर मैं 4G सिस्टम्स की बात करूँ, 4G LTE सिस्टम जैसे लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन सिस्टम्स, या मैं 5G सिस्टम्स की बात करूं, या तो अभी आने वाले 6th जनरेशन सिस्टम्स की बात करूं, सब में एडवांस लेवल कम्युनिकेशन सिस्टम्स ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है। एडवांस लेवल सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक से मेरा तात्पर्य माइमो सिस्टम्स के बारे में है, एडवांस लेवल एरर करेक्शन कोड्स के बारे में है, एडवांस लेवल मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में है। इसकी जानकारी प्राप्त होना अत्यधिक आवश्यक है अगर आपको ये सिस्टम्स को काफ़ी हद तक समझना है। सेलुलर के अलावा अगर मैं वाईफाई सिस्टम्स की बात करूं या ब्लूटूथ सिस्टम्स की बात करूं, इसमें भी अब नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स आने लग गए हैं। वाईफाई 802.11ax, 802.11ay, इस सब सिस्टम्स में भी मल्टी यूज़र माइमो या एडवांस लेवल OFDM सिस्टम मॉड्यूलेशन स्कीम्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कोर्स इसलिए आवश्यक है, एक आपको एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कराएगा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में, जो आपको एक जॉब के पर्सपेक्टिव में या हायर एंड रिसर्च के पर्सपेक्टिव में काफ़ी लाभदायक होगा। और जैसे मैंने बताया, ये कोर्स ये जो आपने पहले अगर पढ़ा होगा फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसके ऊपर एक बिल्डअप करता है और आपको एक एडवांस लेवल सिस्टम्स जैसे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के बारे में बात करूं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट ट्रांसमीटर या रिसीवर में किस तरह के डिकोडिंग टेक्निक्स है, अगर मैं जीरो फोर्सिंग टेक्निक के बारे में बात करूं, MMSC टेक्निक्स के बारे में बात करूं, वी ब्लास्ट टेक्निक्स के बारे में बात करूं या डायगोनल ब्लास्ट टेक्निक्स के बारे में बात करूं, इसके बारे में अत्यधिक जानकारी देगा। इसके अलावा ये कोर्स में आप मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स, हमने जैसे फंडामेंटल टॉपिक्स इन वायरलेस फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में जैसे हमने एक बेसिक मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स जैसे TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, या कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस कोर्स में हम एक स्टेप आगे जाएंगे और ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस या कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस या रिसोर्स शेयरिंग मल्टीपल एक्सेस या नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो मल्टीपल एक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस जिसे नोमा भी कहते हैं, या रिसोर्स शेयरिंग मल्टीपल एक्सेस जिसे RSMA भी कहते हैं, या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस जिसे OFDMA भी कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त करेगा नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक है। ये जैसे मैंने बताया, ये एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स आपको एक वाईफाई सिस्टम्स, एक सेलुलर सिस्टम्स के बारे में जानकारी समझने में काफ़ी लाभदायक होगा। इसके अलावा आजकल बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे टेक्निक नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में भी उपयोग की जा रही है। नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से मेरा तात्पर्य है जहां पे एक सैटेलाइट थ्रू या एक UAV थ्रू ग्राउंड बेस स्टेशंस या ग्राउंड यूजर्स को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें भी आजकल काफ़ी रिसर्च हो रहा है, काफ़ी एप्लीकेशंस आ रही हैं जहां पे एक सैटेलाइट थ्रू रिमोट लोकेशन से इंडिया में या कहीं और उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के माध्यम से भी जानते हैं। इसके अलावा अंडर वाटर कम्युनिकेशन से मेरा तात्पर्य, अगर आप दो सबमरीन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या तो एक शिप और एक पोर्ट को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में भी आजकल अत्यधिक
रिसर्च किया जा रहा है और अलग अलग टेक्निक्स प्रपोज किए जा रहे हैं। तो जो आप इस कोर्स में टेक्निक्स पढ़ेंगे, ये सब अलग टाइप के कम्युनिकेशन, जैसे नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, अंडर वाटर कम्युनिकेशन या व्हीकुलर कम्युनिकेशन, जहां दो व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं या व्हीकल एक रोड साइड यूनिट से कम्युनिकेट करता है, इसके बारे में भी आपको इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी और इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में भी इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में भी आपको मदद मिलेगी। इन एडिशन, इसके अलावा इस कोर्स में हम लोग एडवांस लेवल एरर करेक्शन कोड्स, जैसे लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स, जो एक एरर करेक्शन कोड है जिसमें जो 5G में प्रयोग किया जा रहा है, जो डेटा चैनल के लिए 5G में प्रयोग किया जा रहा है, और एक पोलर कोड जो एक कंट्रोल चैनल के लिए 5G में प्रयोग किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, ये कोर्स में आप एडवांस लेवल मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, माइमो चैनल कैपेसिटी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये कोर्स एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे आपने फंडामेंटल्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स पढ़ा होगा और ये एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स, ये दोनों कोर्स अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये कंप्लीट पैकेज है एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को समझने के लिए। तो एडवांस लेवल में एडवांस टॉपिक्स में कवर करूंगा, जैसे मैंने बताया मल्टी यूजर माइमो सिस्टम्स, एडवांस एडेप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग, लो डेंसिटी पैरिटी कोड्स, पोलर कोड्स, माइमो चैनल कैपेसिटी, फीडिंग चैनल कैपेसिटी, ये सब टॉपिक्स इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। तो जैसे मैंने दिखाया ये एवोल्यूशन ऑफ 5G एंड वाईफाई, जैसे 5G का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। हम फर्स्ट जनरेशन से आए थे 1980s के आसपास में, उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और IS-95, फिर थर्ड जनरेशन आया UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम या CDA में 2000, उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एडवांस, और अभी हम फिलहाल फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेलुलर स्टैंडर्ड्स में जी रहे हैं, जहां हम बेसिकली आप देखोगे OFDM का प्रयोग होता है और उसके अलावा बहुत सारी नई नई टेक्निक्स का भी प्रयोग होता है 5G सिस्टम में, जो एक 4G सिस्टम से काफ़ी भिन्न है। उसके अलावा अगर मैं वाईफाई की बात करूँ, अगर वाईफाई की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आप देखोगे तो वाईफाई की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरह से हुई है। तो अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो वाईफाई की ग्रोथ चल रही है, आप देखोगे ये कुछ 1995 में 802.11 IEEE स्टैंडर्ड्स का प्रयोग किया था, उसके बाद 802.11b आया, उसके बाद 802.11a एंड g आया, उसके बाद n a c a d a x, अब आगे जाके 802.11ay जिसे वाईफाई 7 के माध्यम से भी हम जानते हैं वो आने वाला है। तो देखो कि वाईफाई और सेलुलर की ग्रोथ काफ़ी हुई है लास्ट के कुछ 10-15 सालों में। इसकी वजह से आपके डेटा रेट में भी काफ़ी वृद्धि आई है, इसकी वजह से आपके AR/VR एप्लीकेशंस में भी काफ़ी वृद्धि आई है, इसकी वजह से आपके डिवाइसेस में भी काफ़ी वृद्धि आई है, डिवाइसेस काफ़ी छोटी हो गई है और डिवाइसेस में आपकी बैटरी पावर भी काफ़ी बढ़ गई है। तो काफ़ी हद तक लास्ट के 20 दशक में काफ़ी हद तक सेलुलर सिस्टम्स में और वाईफाई सिस्टम्स में काफ़ी हद तक इवोल्यूशन हुआ है, काफ़ी नए नए टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ सेलुलर स्टैंडर्ड्स, अगर मैं सिर्फ सेलुलर स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन में अगर आप देखोगे तो टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स एक टैक्स करते थे, उसे हम फर्स्ट जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड करते हैं, जिसे बेसिकली यूके में प्रयोग किया गया था। जैसे उसके बाद नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी NMT, जो बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इसका प्रयोग किया गया था, और JTAX जापान टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो जापान में प्रयोग किया था, NTT नॉर्डिक मोबाइल निप्पॉन टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी, जिसे भी जापान में प्रयोग किया गया था, और AMPS एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम जिसे US में प्रयोग किया था, एंड उसके बाद SMR सिस्टम जिसे भी US में प्रयोग किया गया था। ये सब जो सिस्टम्स है ये इसे हम जनरली फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम्स के माध्यम से जानते हैं, जो बेसिकली एक एनालॉग FM एनालॉग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम्स के माध्यम से जाना, इसमें बेसिकली एनालॉग FM का प्रयोग किया गया था, एनालॉग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन जो 1990s के आसपास आया था। इसमें बेसिकली ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जिसे हम GSM 2G स्टैंडर्ड्स के माध्यम से भी जानते हैं, PDC पर्सनल डिजिटल सेलुलर, इंटरिम स्टैंडर्ड 136 जो एक CDA में बेस्ड स्टैंडर्ड है, इंटरिम स्टैंडर्ड IS 136 जो एक अपग्रेडेशन था एम्स का, डैम्स कहते हैं डिजिटल एम्स, डिजिटल एडवांस मोबाइल फोनिक सिस्टम, और IS-95 जो एक इंटरिम स्टैंडर्ड 95 जो एक CDMA सिस्टम था। ये सब बेसिकली हमसे
2G सिस्टम्स के माध्यम से जानते हैं। उसके बाद आया 2.5G, क्योंकि आपको अगर देखा होगा 2G सिस्टम्स वॉज बेसिकली वॉइस के लिए था, उसमें कुछ हद तक आप SMS का प्रयोग कर सकते थे, बट डेटा रेट काफ़ी लो था। डेटा रेट आपको जो मिलता था वो अराउंड 9.8 किलोबिट्स पर सेकेंड के आसपास मिलता था। तो डेटा रेट में वृद्धि लाने के लिए 2G से 2.5G का प्रयोग किया गया, जो एक अपग्रेडेशन था और रिवोल्यूशन था GSM सिस्टम का। उसमें दो महत्वपूर्ण सिस्टम्स आए थे, जिसे हम GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, या आप देखोगे अगर आप किसी मॉल में जाते हो या शॉपिंग सेंटर में जाते हो जहाँ पर आप एक कार्ड स्वैप करते हो, जो एक बेसिकली मशीन यूज़ होती है, वो बेसिकली GPRS एनेबल्ड मशीन होती है, जिसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। आजकल ये सब मशीन भी LTE के द्वारा रिप्लेस की जा रही है। उसके अलावा GPRS के अलावा एक और सिस्टम एज, एनहांस डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन, इसमें भी काफ़ी डेटा रेट में वृद्धि आई थी। तो अगर आप देखोगे GSM में, अगर आप गौर से देखोगे GSM में जो डेटा रेट मिलता था वो आपको अराउंड 9.6 किलोबिट्स पर सेकेंड था। GPRS में जो डेटा रेट मिल रहा था वो आपको 54 किलोबिट्स पर सेकेंड था, और एज, एनहांस डेटा रेट फॉर GSM एवोल्यूशन, उसमें जो डेटा रेट मिला था वो 236 किलोबिट्स पर सेकेंड है। तो अगर आप देखोगे डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो अगर GSM से इसमें जाएंगे तो डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर हम GSM से इसमें जाएंगे, GSM में जो डेटा रेट आपको मिला था वो 9.6 किलोबिट्स पर सेकेंड था, GPRS में 54.6 kbps एंड एज में 236 किलोबिट्स पर सेकेंड है। तो आप देखोगे डेटा रेट में काफ़ी वृद्धि हुई है 2G से 2.5G में, पर फिर भी डेटा रेट एक रियल टाइम वीडियो के लिए या रियल टाइम वॉइस, रियल टाइम वीडियो कॉलिंग के लिए या रियल टाइम मैच व्यूइंग के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो इसमें फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे GPRS और एज के अलावा दो और सिस्टम्स में अपग्रेडेशन हुआ था, एक IS-95 का IS-95B हुआ था, और CDMA 2000 भी प्रपोज किया जाता है एज अ 2.5G स्टैंडर्ड। तो 2.5G स्टैंडर्ड के बाद आया 3G स्टैंडर्ड, जिससे हम जनरली वाइड बैंड CDMA, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस के माध्यम से भी जानते हैं, DSCDMA, डायरेक्ट सीक्वेंस CDMA के माध्यम से भी जानते हैं। अगर आप इस डेटा रेट को एच के डेटा रेट से कंपेयर करोगे, इसमें डेटा रेट का जो अपलिंक डेटा रेट था वो अराउंड 384 किलोबिट्स पर सेकेंड था, वेरस डाउनलिंक जो डेटा रेट था वो अराउंड 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड था। ये जनरेशन में अगर आपको याद होगा स्काइप थ्रू वीडियो कॉल कर सकते थे आप VoIP का बेसिकली इसे बहुत ज़्यादा प्रपोज होता था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके थ्रू आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर सकते थे इंटरनेट थ्रू, और एक लॉन्ग डिस्टेंस वीडियो कॉल भी कर सकते थे इंटरनेट थ्रू। उसके बाद आया CDMA 2000, अपग्रेडेशन ऑफ CDMA 2001X टू NX, इसको भी डायरेक्ट सीक्वेंस CDMA के बेसिस पे बेस्ड था। और थर्ड जनरेशन के बाद जो एक नया रेवोल्यूशन आया वो आया फोर्थ जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड में, जिसे हम LTE के नाम से भी जानते हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो LTE सिस्टम्स काफ़ी वाइडली यूज हुए थे, और LTE सिस्टम्स की मदद से ही आप काफ़ी ऐप्स का प्रयोग कर पाते थे। अगर मैं कोई ऐप की बात करूँ, व्हाट्सअप की बात करूँ, फेसबुक की बात करूँ, या लिंक्डइन की बात करूँ, या कोई भी ऐप, सोशल मीडिया ऐप, या आप रियल टाइम वीडियो देख सकते हैं, और रियल टाइम गेम खेल सकते हैं, और रियल टाइम मैच व्यूइंग कर सकते हैं, रियल टाइम TV देख सकते हैं। ये सब 4G की बदौलत ही मुमकिन हुआ था। तो 4G में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स थे, जैसे 802.16 जिसे हम WiMAX के स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये था। 802.20 भी था, एंड एवोल्यूशन ऑफ हाई स्पीड पैकेट एक्सेस भी था, अल्ट्रा मोबाइल ब्रॉडबैंड भी था। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था स्टैंडर्ड वो है LTE, जो एक ट्रूली 4G स्टैंडर्ड था। LTE एडवांस जिसे हम कहते हैं, वो एक ट्रूली 4G स्टैंडर्ड था। और इसमें अगर आप डेटा रेट देखोगे, ये इसका डेटा रेट काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 3G स्टैंडर्ड। इसका डेटा रेट, थ्योरेटिकली डेटा रेट जो पॉसिबल था इसमें अराउंड 200 मेगाबिट्स से ज़्यादा था। 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड की भी प्रावधान की गई डाउनलिंक के लिए इसमें। तो आप देखोगे LTE में जो डेटा रेट की वृद्धि आई है फर्स्ट जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन तक, वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है। खासकर सेकेंड जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन में आप देखोगे 9.6 किलोबिट्स पर सेकेंड से हम अभी इस जनरेशन फोर्थ जनरेशन में थे, जहाँ पर डेटा रेट काफ़ी हद तक 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक थ्योरेटिकली आपको मिल सकता है। और आज के जनरेशन हम फिफ्थ जनरेशन में हैं, जहाँ पर 3 वर्टिकल्स पे काम किया जा रहा है। अभी तक फेज़ 1 में बेसिकली फोकस था, अब फोकस फेज़ 2 में भी आ गया है 5G में। 5G का फेज़ 1 में जो फोकस था वो बेसिकली इन्हांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड में था, जो डेटा रेट में और ज़्यादा वृद्धि लाने की कोशिश की जा रही थी। तो जैसे मतलब गीगाबिट्स पर सेकेंड,
सो गीगाबिट्स पर सेकंड की डेटा रेट में की पॉसिबिलिटी है 5G फेज़ 1 की मदद से। उसमें एप्लीकेशंस काफ़ी हो सकते हैं। उसके अलावा जो दो और वर्टिकल है 5G में, वो है अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन URLLC, और थर्ड वर्टिकल जो है 5G में है वो है मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, जिसे हम MMTC भी कहते हैं। तो अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन की कुछ एप्लीकेशन है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, डिजास्टर रिलेटेड एप्लीकेशंस, और इंडस्ट्री ऑटोमेशन वगैरह में भी काफ़ी एप्लीकेशन है अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जहां आपको लेटेंसी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है, जहां आप रियल टाइम सॉर्ट ऑफ डिवाइस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रियल टाइम वेहिकुलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रियल टाइम मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए इसमें URLLC का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, जहां इसका एप्लीकेशन बेसिकली स्मार्ट सिटीज़, जहां पर आप बहुत सारे सेंसर्स को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, उसमें मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन का काफ़ी प्रयोग होगा। तो ये सब देखोगे आप डिफरेंट वर्टिकल्स है जो डिफरेंट यूज केस को केटर करते हैं। तो अभी जैसे फेज़ 1 बेसिकली फोकस है, जैसे मैंने बताया, एनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड पे आपके डेटा रेट में और वृद्धि लाने की, और फेज़ 2 और फेज़ 3 में फोकस थोड़ा शिफ्ट होगा URLLC पे, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन पे। उसके बाद कुछ सालों बाद हम फर्स्ट सेट ऑफ 6G स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे वृद्धि आई है 5G, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा वृद्धि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन पे, सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन पे, थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन पे, और फोर्थ जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन पे। अब इस स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ कि फिफ्थ जनरेशन से सिक्स जनरेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या आ सकते हैं। जैसे फिफ्थ जनरेशन में मैंने बताया, फिफ्थ जनरेशन में मेन फोकस आपका जो रहेगा वो इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड पे रहेगा, अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन पे रहेगा, और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन पे रहेगा। उसके बाद 5G प्लस, जैसे इनहांस मोबाइल डेटा में और वृद्धि चाहते हो तो उसमें बेसिकली इनहांस मोबाइल ब्रॉडबैंड प्लस, फिर अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन प्लस, एंड मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन प्लस। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 5G में और तीनों वर्टिकल्स में और इम्प्रूवमेंट आएगी, डेटा रेट में इम्प्रूवमेंट आएगी, लेटेंसी और कम होगी, और आप और ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर पाओगे मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशंस की प्लस की मदद से। तो 5G के बाद जो 5G प्लस के बाद और वृद्धि आने वाली है। 5G प्लस के बाद आप जो तीन वर्टिकल को और स्प्रेड किया जा सकता है, जैसे अगर आप देखोगे तो AI ML का काफ़ी प्रयोग हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रयोग हो सकता है, रोबोटिक्स का काफ़ी इसमें हद तक प्रयोग हो सकता है। उसके अलावा स्मार्ट एग्रीकल्चर में भी इसका एप्लीकेशन आ सकता है, ई हेल्थ में भी इसका एप्लीकेशन आ सकता है, इसमें प्रिसीजन हेल्थ में भी इसका एप्लीकेशन आ सकता है, रोबोट नेविगेशन में भी इसका एप्लीकेशन आ सकता है। तो डिफरेंट वर्टिकल्स और एक्सपैंड होंगे जैसे में हम लोग 5G से 6G की तरफ मूव कर रहेंगे, और उसका एप्लीकेशंस बहुत हो सकते हैं, जैसे मैंने इसमें भी दर्शाया है। इमर्सिव कम्युनिकेशन की बात करें, जहां आप बेसिकली AR VR का प्रयोग करके एक होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं, होलोग्राफिक एक्सपीरियंस का प्रयोग कर सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट IoT में आप घर बैठे बैठे कोई भी डिवाइस को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल ट्विन का प्रयोग करके आप बेसिकली एक रेप्लिकेट कर सकते हैं, रियलिस्टिक सिनेरियो को एक क्लाउड में एक रेप्लिकेट करके कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। तो और बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐड होंगी जैसे हम 5G से 6G की तरफ मूव करेंगे। तो अगर मैं करंट 5G कमर्शियल लॉन्चेस और ट्रायल्स की बात करूं तो आप देखोगे बेसिकली ये डिप्लॉयमेंट है, जहां 5G का डिप्लॉयमेंट अभी हाल फिलहाल में चल रहा है 2017 से दिसंबर 2017 से जून 2022 तक। तो एरिक्सन ने बेसिकली इतने बेस स्टेशन इंस्टॉल किए हैं, और इसके बाद नोकिया की बात करूँ, हुआवे की बात करूँ, सैमसंग की बात करूँ, ZTE की बात करूँ, और आप देखोगे एशिया पैसिफिक में भी काफ़ी हद तक ग्रोथ हुआ है नंबर ऑफ बेस स्टेशंस का एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो आप देखोगे ये बेसिकली दर्शाता है कि 5G बेस स्टेशन का डिप्लॉयमेंट काफ़ी हद तक हो रहा है वर्ल्ड ओवर में। और अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, इंडिया में भी काफ़ी 5G को लेकर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑफर द यूज ऑफ इंडिजीनियस 5G टेस्ट बेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंडिया ने खुद ने एक 5G टेस्ट बेड का निर्माण किया है और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट स्टार्टअप्स को और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट उसका प्रयोग करने की सहूलियत दे रही है। Government also proposes to set up 100 labs for developing applications using 5G services। गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव्स है कि एक 100 बेसिकली इंस्टीट्यूट्स को
एक 5G टेस्ट बेड देंगे और उसका टेस्ट बेड का प्रयोग करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और कुछ सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइप बिल्ड करके टेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन AI विल बी सेटअप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 डिफरेंट सेंटर्स भी सेटअप होंगे। और उसके अलावा गूगल ने रिसेंटली, आप अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे, गूगल ने ये प्लान बनाया है कि $1 बिलियन एयरटेल में इन्वेस्ट करेंगे ओवर फ्यू ईयर्स जस्ट टू गेट 1.3% ऑफ द स्टेक। तो काफ़ी हद तक इनिशिएटिव चालू है इंडिया में भी 5G को प्रमोट करने के लिए और 5G के डिप्लॉयमेंट के लिए। और अगर मैं, जैसे मैंने बताया, 5G टेस्ट बेड यूज केसेस फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिसेंटली बहुत 100 इंडियन इंस्टीट्यूट्स को एक 5G टेस्ट बेड का यूज केस लैब्स प्रदान किया गया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में अगर आपने को ध्यान होगा तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस में इसका उद्घाटन हुआ था। तो यूज़ केस जो होगा वो नॉट ओनली कम्युनिकेशन में लिमिटेड होगा, उसके अलावा इसका यूज़ केस एजुकेशन में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, पावर में हो सकता है, अर्बन मैनेजमेंट में हो सकता है, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, सिक्योरिटी एंड ई गवर्नेंस में भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स, ये जो 5G लैब्स के ऑब्जेक्टिव्स है वो है कुछ, टू बिल्ड कम्पिटेंसेस एंड एंगेजमेंट इन 5G टेक्नोलॉजी इन स्टूडेंट्स एंड एकेडमिया फर्टर्निटी। तो एक स्टूडेंट कम्युनिटी में और एकेडमिया कम्युनिटी में एक 5G कम्पिटेंस लाने की या 5G ट्रेनिंग लाने की ज़रूरत है। तो ये 5G टेस्ट बेड जो है वो आपको इसमें मदद प्रदान करेगी। टू इनेबल प्रोजेक्ट्स एट UG एंड 5G लेवल फॉर स्टूडेंट यूजिंग 5G इन्वायरमेंट। आपको स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स अगर देने हैं 5G इन्वायरमेंट, आप इस टेस्ट बेड का प्रयोग कर सकते हैं। इस टेस्ट बेड का प्रयोग करने से स्टूडेंट्स एक रियल टाइम इंटरफेस कर सकते हैं, एक 5G सिस्टम्स के बारे में और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 5G सिस्टम्स में टेस्ट कर सकते हैं। आपने जो भी आप प्रोडक्ट डेवलप किया है, एल्गोरिथम डेवलप किया है, वो एक रियलिस्टिक 5G इन्वायरमेंट में उसे टेस्ट कर सकते हैं। टू इनकरेज एकेडमिया इंडस्ट्री इंगेजमेंट, to ideate and develop 5G use cases, to provide local access to 5G tests for startups and MSMEs around institution, making India academia and startup ecosystem 6G ready। तो आप आगे को ध्यान में रखते हुए एक 5G टेस्ट बेड के प्रयोग से आप 6G के विजन के भी रियलाइज कर सकते हैं। सो 5G रोलआउट्स की अगर मैं इंडिया में बात करूं तो मार्च 2023 तक इंडिया में अराउंड 1.2 लाख बेस स्टेशन इंस्टॉल कर दिए गए थे, 5G बेस स्टेशन इंस्टॉल कर दिए गए थे। और हाल फिलहाल की बात करूं, अक्टूबर नवंबर तक मुझे लगता है 2 लाख बेस स्टेशन इंडिया में 5G बेस स्टेशन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स, अगर आप इंडिया में देखोगे तो आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स जो बिक रहे हैं इंडिया में, बेसिकली 5G एनेबल्ड मोबाइल फ़ोन्स ही ज़्यादातर बिक रहे हैं, क्योंकि आजकल इंडिया में भी काफ़ी हद तक बेस स्टेशन 5G एनेबल्ड बेस स्टेशन का इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो आप देखोगे इस दशक के एंड तक पूरे इंडिया में 5G का नेटवर्क फैल चुका होगा। और ये जस्ट दर्शाता है कि 2022 में सिर्फ 18,000 5G बेस स्टेशन थे नवंबर 2022 में, बट अगर मार्च 19 2023 की बात करूं तो अराउंड 1.2 लाख बेस स्टेशन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। और अगर मैं अक्टूबर या नवंबर का डेटा अगर मेरे पास नहीं है यहाँ पर, लेकिन बट मुझे जहाँ तक पता है कि अराउंड 2 लाख बेस स्टेशन का इंस्टॉलेशन हो चुका है इंडिया में, 5G बेस स्टेशन का इंस्टॉलेशन इंडिया में हो चुका है और ये नंबर धीरे धीरे और बढ़ रहा है। तो अगर भारत 5G इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स की बात करो 5G को लेकर, तो इरेक्शन हैज इंस्टॉल्ड द फर्स्ट पब्लिक एक्सेस 5G टेस्ट बेड एट IIT दिल्ली इन जुलाई 2018 फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस इन ब्रॉडबैंड एंड लो लेटेंसी एरियाज एंड हैज प्रोवाइडेड एक्सेस टू इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस टू वर्क ऑन इंडिया स्पेसिफिक यूसेज सिनेरियोज एंड एप्लीकेशंस। तो इरेक्शन ने 2018 में IIT दिल्ली में एक फर्स्ट पब्लिक एक्सेस 5G टेस्ट बेड का इंस्टॉलेशन किया था। उसके अलावा अगर टेलीकॉम कंपनीज रिलायंस एंड एयरटेल की बात करूं तो दे हैव ऑलरेडी, उनके गोल है कि इंडिया को पूरी इंडिया में 5G का नेटवर्क का इंस्टॉलेशन किया जाए। जियो का टारगेट है कि 2023 तक पूरे इंडिया में 5G बेस स्टेशन का इंस्टॉलेशन किया जाए और एयरटेल का जो टारगेट है मार्च 2024 तक पूरे इंडिया में 5G का इंस्टॉलेशन किया जाए।
So 5G spectrum in India, so network operators around the world will deliver 5G service in several frequency bands. अगर मैं 5G spectrum की बात करूँ तो 5G spectrum तीन different spectrum bands तीन different spectrum bands broadly categorize किया जा सकता है. पहला बैंड जो सब 1 गीगाहर्ट्ज़ है, जो बेसिकली आपको लॉन्गर रेंज प्रदान करेगा और डेटा रेट कुछ 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड से 250 मेगाबिट्स के आसपास देगा. उसके अलावा एक मिड बैंड रेंज जैसे सी बैंड जैसे हम कहते हैं, उसमें अगर मैं बात करूँ अराउंड 6 गीगाहर्ट्ज़, सिमिलर रेंज ऑफ 4G विथ 100 मेगाबिट्स टू 900 मेगाबिट्स. तो डेटा रेट आपको 100 मेगाबिट्स से 900 मेगाबिट्स के आसपास देगा. ये बैंड कुछ 6 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास और 6 गीगाहर्ट्ज़ से कम होगा. उसके अलावा एक और जो बैंड है जिस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है वो मिलीमीटर वेव बैंड, जो 20 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर होगा. ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होगा, बट इसमें आपको डेटा रेट अराउंड 1 से लेकर 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक मिनिमम मिल सकता है. तो आप देखो कि इस बैंड जो 3 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैंड कैटेगराइजेशन कर सकते हैं 5G का. एक सब 1 गीगाहर्ट्ज़ है जहां आपको लॉन्गर रेंज मिलेगा लेकिन कम डेटा रेट मिलेगी. एक मिड बैंड रेंज है जो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे है, जहां आपको मीडियम रेंज मिलेगी और अच्छा ठीक ठाक डेटा रेट मिल सकता है. और एक जो है मिलीमीटर वेव रेंज जो 20 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर है, जहां आपको शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मिलेगी बट डेटा रेट आपको कुछ 2 गीगाबिट्स पर सेकेंड से 10 गीगाबिट से ज़्यादा भी मिल सकता है. अब अगर हम संक्षेप में 6G विजन की बात करूं तो 6G विजन में भी अलग अलग प्रावधान किया गया है. एन एक्सट्रीमली हाई डेटा रेट ऑफ अराउंड 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड. तो 6G में जो प्रावधान किया गया है वो है आपको 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड के आसपास डेटा रेट मिल सकता है और लेटेंसी जो है वो 1 मिली सेकेंड्स में भी सपोर्टेड बाय 6G. लेटेंसी आपको 1 मिली सेकेंड से भी कम मिल सकती है. The 6G requirements can be achieved through the use of advanced and intelligent communication techniques. तो आप 6G में आप जो रिक्वायरमेंट्स प्रस्तुत की गई है, जो आपको डेटा रेट 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड और लेटेंसी जो है 2 मिली सेकेंड्स से कम और या 1 मिली सेकेंड से कम, उसमें आपको एडवांस कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करना पड़ेगा. क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में भी हम काफ़ी सुन रहे हैं, उसका भी मोस्ट लाइकली 6G में कुछ ना कुछ उपयोग होगा. और ब्लॉकचेन इफेक्टिव टेक्निक्स टू इंक्रीज द डेटा रेट एंड लो लेटेंसी. Holographic teleportation, telepresence, and edge computing are useful techniques for achieving ultra reliable and low latency communication. Holographic teleportation ये भी एक नया टेक्निक है. और एज कंप्यूटिंग जो आप बेसिकली पूरा जो डेटा है कुछ हद तक एज या क्लाउड में स्टोर करते हैं, उसकी वजह से आप बेसिकली लो लेटेंसी कम्युनिकेशन और हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन को रियलाइज कर सकते हैं. तो 6G के डिफरेंट एप्लीकेशन देखो, इसमें लो लेटेंसी हमने डिस्कस कर चुका. हाई मोबिलिटी, आप एक हाई स्पीड ट्रेन में भी जा रहे हो, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हो, उसमें भी आपकी कनेक्टिविटी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ये 6G एनेबल कर सकता है. हाई रिलायबिलिटी वेरी वेरी हाई रिलायबिलिटी, आपका एरर रेट 10⁻⁹ या 10⁻10 से भी कम होगा पैकेट एरर रेट. लार्ज स्केल माइमो, आप लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास का प्रयोग कर सकते हैं. मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, बेस स्टेशन में या मोबाइल फ़ोन में आपके 100 से ज़्यादा एंटीनास भी हो सकते हैं. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, आपको डेटा रेट काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है. हाई डेफिनेशन वीडियो 4K स्ट्रीमिंग, एक हाई डेफिनेशन HD वीडियोज़ आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं. फास्ट डेटा ट्रांसफ़र एंड हाई फ्रिक्वेंसी, आप टेराहर्ट्ज़ में या हायर बैंड्स ऑफ मिलीमीटर वेव में जा सकते हैं. तो अगर मैं 6G की बात करूं तो 6G में बहुत सारे देशों में अलग अलग तरह का रिसर्च और अलग अलग तरह का स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है. मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये स्लाइड को बताता है कि हर एक कंट्री कुछ ना कुछ 6G के विजन को रियलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है. अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में TSDS और टेलीकॉम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो भी काफ़ी इसमें काम कर रहा है. इस पे काफ़ी स्टैंडर्डाइजेशन पे काफ़ी एफर्ट्स चल रहा है. TSDSI की तरफ से काफ़ी इंस्टीट्यूट्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं और काफ़ी प्रपोजल्स आ रहे हैं TSDSI स्टैंडर्डाइजेशन के संदर्भ में. और इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया ने भी एक भारत 6G अलायंस फॉर्म किया है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. और उसके बाद उसमें बेसिकली उसमें जो मेन मोटिवेशन जो भारत 6G अलायंस का है वो है नेक्स्ट जनरेशन 6G रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, to enable India to be in a front line contributor to 6G technology and manufacturing by 2030. तो it basically इस अलायंस का जो मोटिवेशन है कि इंडिया शुड बी इन एट फोरफ्रंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द 6G टेक्नोलॉजी. हम सिर्फ 6G टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, वी वोंट बी जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ 6G टेक्नोलॉजी, हम बेसिकली इसे बनाएंगे भी और इसका एक्सपोर्ट भी करेंगे. तो ये एक बहुत ही बड़ा विजन है 6G को लेके, जहां इंडिया
सिर्फ हम जो 6G बेस स्टेशन का डिप्लॉयमेंट के अलावा 6G टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में ही बनाएंगे और इसे बनाएंगे भी और इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो यही इसमें इसका विजन है भारत 6G अलायंस का। और इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन ने एक TIG फॉर्म किया, टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप, और उसके मेंबर्स काफ़ी मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से, इंस्टीट्यूशन से हैं। इनका एक बहुत बड़ा विजन है टू डेवलप अ रोड मैप एंड एक्शन प्लान्स फॉर 6G इन इंडिया। तो ये एक इंडिया की तरफ से पर्सपेक्टिव चल रहा है 6G पे, और ये एक विजन है जहाँ कि हम ये कोशिश करने का ये प्रयत्न करेंगे कि हम 6G में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करेंगे, इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करेंगे, टेलीकॉम में जिसका इम्पैक्ट हो सकता है, सप्लाई चेन में इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लॉजिस्टिक्स में भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इंडिया काफ़ी हद तक इस पे आगे बढ़ रहा है 6G विजन को लेके। तो जैसे मैंने बताया, भारत 6G विजन स्टेटमेंट इज एज फॉलोज: डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सिर्फ डिप्लॉयमेंट पे फोकस नहीं है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे भी काफी फोकस है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं होंगे 6G के, हम इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में बनाएंगे, आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे इस टेक्नोलॉजी में, और इसे डेवलप करके एक्सपोर्ट भी करने का प्रावधान है। दैट प्रोवाइड यूबिक्विटस, इंटेलिजेंट एंड सिक्योर कनेक्टिविटी। इसमें देखो यूबिक्विटस यानी हर जगह, आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप 6G के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हो। इसमें इंटेलिजेंस भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ या मशीन लर्निंग की बात करूँ, उसका भी प्रावधान होगा इसमें, और सिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक कनेक्टिविटी का, तो उसमें एक सिक्योरिटी भी रहेगी फॉर हाई क्वालिटी लिविंग एक्सपीरियंस फॉर द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। तो ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण विजन है 6G का, जहां हम डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय 6G टेक्नोलॉजी करेंगे फॉर यूबिक्विटस, इंटेलिजेंट एंड सिक्योर कनेक्टिविटी फॉर हाई क्वालिटी लिविंग एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजन है इंडिया की तरफ से 6G को लेके। तो 6G विजन आप देखोगे, इट्स प्रिंसिपल्स ऑन अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड यूबिक्विटी। तो ये एक टेक्नोलॉजी जो अफोर्डेबल होना चाहिए। इंडिया में अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी वेरी लो कॉस्ट अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि हर लोग इसका उपयोग कर सकें। सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल इन द सेंस ऑफ सस्टेनेबल गोल्स है जो यूनाइटेड नेशंस का, उसके माध्यम से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि ये क्लाइमेट पे जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और यूबिक्विटस होना चाहिए, हर जगह इंडिया में अवेलेबल और वर्ल्ड में अवेलेबल होना चाहिए। So the vision of 6G is fully aligned with the national vision of Atmanirbhar Bharat and will seek to empower every Indian to become आत्मनिर्भर। तो ये एक आत्मनिर्भर जो भारत का विजन है उससे काफ़ी अलाइंड है। तो ये एक इसका ओवरऑल गोल है कि हर एक इंडियन एक आत्मनिर्भर बने 6G टेक्नोलॉजी के माध्यम से। धन्यवाद।